नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। 9 राज्यों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 32 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए उतने उत्साहजनक नहीं रहे जितनी उम्मीद की जा रही थी। इन नतीजों ने जहां बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मजबूत जमीन तैयार कर दी है। चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अपेक्षा के विपरीत रिजल्ट आए, हम उम्मीद थी कि और रिजल्ट अच्छे आएंगे। इन उपचुनावों के नतीजों से बीजेपी को झटका लगा है और यूपी में बीजेपी का योगी आदित्यनाथ मॉडल नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश में कुल 11 विधानसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं, जिनमें से 8 राज्य में सत्तासीन समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए हैं, जबकि बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं। सपा के ठाकुरद्वारा बिजनौर, रोहनिया, चरखड़ी, हमीरपुर, सुराथू, नघासन और बल्ला सीटें जीती हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में कुल 9 सीटों में से 6 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है। बीजेपी जिन विधानसभा सीटों पर जीती है, उनमें मणिनगर की सीट शामिल है, जो नरेंद्र मोदी ने खाली की थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव में खाली की गई वडोदरा लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में ही रही है। राजस्थान की कुल 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ कोटा दक्षिण की सीट जीत पाई है, जबकि शेष तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार हुआ है। इसे भी राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। इस बीच एक महत्वपूर्ण परिणाम पश्चिम बंगाल से आया है, जहां कुल 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। उनमें से वशीरहाट दक्षिण की सीट जीतकर बीजेपी ने राज्य में खाता खोल लिया है। यह सीट बीजेपी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जीती। हालांकि राज्य दूसरी काफी महत्वपूर्ण सीट चौरंगी पर बीजेपी नहीं जीत पाई और वहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के ही प्रत्याशी विजय रही। त्रिपुरा की मानू विधानसभा सीट पर माकपा प्रत्याशी प्रभात चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के माइल लाफ्रुमो को 15,971 मतों से हराया, जबकि सीमांध्र में नंदीगामा सीट पर तेलुगु देशम पार्टी ने कब्जा कर लिया। सिक्किम में यागांग विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी RN चामलिंग अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के कुमारी मंगार को 708 मतों के अंतर से हराकर विजयी रहे। जहां तक लोकसभा सीटों का सवाल है, गुजरात की वडोदरा सीट पर बीजेपी के जीत जाने के अलावा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी तथा तेलंगाना की मेडक सीटों पर भी क्रमशः समाजवादी पार्टी तथा तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इन नतीजों ने अब बड़ा सवाल यह उठा दिया है कि क्या हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव के लिए बीजेपी को एक बार फिर से अपनी रणनीति बदलनी होगी या एक बार फिर वह मोदी नाम का सहारा लेगी। तो चर्चा शुरू करने से मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं राजीव गोदारा जी, प्रवक्ता पार्टी से हैं, नवीन कौशिक जी हैं, बीजेपी नेता हैं, और अधीर रोहाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो चर्चा की शुरुआत राजीव गोदारा जी आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके के आज उपचुनावों के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा जो एक बड़ा यहाँ पर अपने लिए एक पॉजिटिव संकेत मानकर चल रही थी, कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं भाजपा की थी वो यहाँ पूरी नहीं हुई और कहीं ना कहीं मोदी का मैजिक इस बार फेल होता दिखा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, परंतु इसमें 2-3 बहुत सुंदर संकेत हैं। पहला, यूपी का नतीजा ये बताता है, सबसे सुंदर संकेत जो है कि योगी आदित्यनाथ और लव जिहाद जैसे नारों की जो भूमिका थी, जिस पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद लोकसभा का अपने आप को खड़ा कर रही थी, लोगों ने उसको नकार दिया है। जहां पर ये प्रयोग करने की कोशिश हो रही थी, लोगों ने उसको साफ साफ नकारा है। पिछले दिनों में जिस तरह से लगातार यूपी के अंदर सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, उस पर भी लोगों ने एक अपना फतवा दिया है, लोगों ने एक राय दी है कि हम कैसे देखते हैं। यानी लोग आंखें खोलकर देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। दूसरा, इस पूरे दौर में जिस तरह सत्ता केंद्रित हो रही थी मोदी और अमित शाह के बीच में, जिसमें मंत्रियों से नहीं होगा, सब सेक्रेटरी को बताया जाएगा, उस पर भी एक राय कहने के आते कि उन नीतियों को कैसे देखा जा रहा है। एक तरफ जहाँ महंगाई और भ्रष्टाचार कम ना होना एक कारण है, वहीं कोई साफ दिशा और दशा नहीं है, कोई नीति नहीं है कि आगे आने वाले समय में कैसा बेहतर राज दिया जाएगा, बेहतर गवर्नेंस कैसी होगी, लोगों का विकास कैसे होगा, न्याय कैसे मिलेगा, वो एक संकेत है। और तीसरा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान में जिस तरह के समझौते करने शुरू किए, वो हरियाणा में भी आप देख सकते हैं, इसी दौर में दिख रहे हैं और इस चुनाव से पहले शुरू हो गए थे।
वो भी अपने आप में एक चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी सालों की मेहनत के बाद एक इमेज बनाती रही थी कि पार्टी विद डिफरेंस। पिछले सालों में हटती चलेगी, टूटती चलेगी ये इमेज, परंतु फिर भी पार्टी का बहुत सारे लोगों में एक इमेज बचा हुआ था। जिस तरह से हरियाणा या इसी तरह दूसरी तरह जहाँ समझौता प्रस्त राजनीति की है, उससे वो इमेज भी टूटा है। इन सब चीज़ों का मिलकर एक प्रयोग मुझे लगता है ये हुआ है। ये जहाँ किसी और पार्टी का ऊंचा ऊपर उठना जितना नहीं दिखाता, खासकर यूपी में, उतना बीजेपी का नीचे करना दिखाता है। नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा। गुजरात और राजस्थान की बात करें तो एकदम बहुत बड़ी चोट है बीजेपी के लिए। जहाँ एब्सोल्यूट कोई विरोध नहीं था, विपक्ष नहीं था, वहाँ भी हार हुई है। नवीन कौशिक जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके के यहाँ पर उपचुनाव में परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक संकेत ज़रूर है कि कहीं ना कहीं रणनीति या कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उनको सही तरीके से बीजेपी वहाँ पर ले जाने में कामयाब नहीं रही है, या बीजेपी जो एक किस्म का लोकसभा में जिस तरीके से चुनाव में परफॉर्म किया था उस दायरे को लेकर चली कि उन्हें अच्छी सीटें मिलेगी, लेकिन उस तरीके का प्रचार वो प्रसार नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी ये जरूर है अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के नजरिए में देखा जाए? ऐसा है, ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और भारतीय वोटर की परिपक्वता को दर्शाते हैं चुनाव के नतीजे। हमें इन दोनों चीज़ों को अलग करके देखना होगा। लोकसभा एक अलग विषय है, वहाँ सरकार जनता ने जो दी वो दी एक बहुमत वाली सरकार दी है और लोग अब क्लियर हो गए हैं। चाहे यूपी के हम पिछले 2 चुनाव देख लें, जहां समाजवादी पार्टी या उससे पहले बहुजन समाज पार्टी जो थी वो पूर्ण बहुमत के साथ आई। तो आज का वोटर जब सरकार चुनता है तो वो राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को या विषयों को आपस में घालमेल नहीं करता है। ये परिपक्वता दर्शाता है भारतीय वोटर की, और उसी का नतीजा इन चुनावों में हमें देखने को मिलता है। उपचुनाव को किसी राज्य में होने वाले विधानसभा के चुनाव से कंपेयर करना या उसमें कोई उसके संकेत ढूंढना, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में इतने परिपक्व लोकतंत्र में बहुत सार्थक है या सही दिशा में हम जाएंगे। अधीर जी आपके पास आना चाहूँगा। उपचुनाव, अगर हम उपचुनाव का एक किस्म से जैसे ही सवाल उठाते हैं या बात करते हैं, कहीं ना कहीं जहन में यहाँ पर जो राज्य सरकार है, जो स्थापित सरकार है, उसका कहीं ना कहीं दखल इन चुनावों में रहता है और उसका असर भी कहीं ना कहीं उपचुनावों में दिखता है। विवेक जी, चुनाव नतीजे आए हैं हमारे पास, और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 5 या 7 साल पहले तक हम उपचुनाव को इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे। उपचुनाव ऐसे भी पहले भी होते रहे हैं, लगातार 8-10 सीटों पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य हैं वहाँ पर ऐसे उपचुनाव होते रहे हैं। लेकिन अब राजनीतिक दलों ने जिस तरह से ब्रांडिंग और मार्केटिंग का दौर चुनावों को बना दिया है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें हमारे सामने आनी थी, जनता के सामने थी। पिछले महीने भी हमारे पास बिहार के चुनाव नतीजे से हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे 21 अगस्त का। जी। और इस बार भी आज सुबह से ही हमारे मीडिया हाउस में, न्यूज़ रूम में इस तरह की डिस्कशन थी कि आज क्या नतीजे सामने आएंगे। तो जब जनता ये एक्सपेक्ट कर रही है कि नतीजे आने हैं पहले तो उपचुनाव के, जी, उपचुनाव पे भी अब हमारी नज़रें हैं, तो जनता को ये कहाँ से आया? राजनीतिक दलों ने हमारे तक जिस तरह से चुनाव को ब्रांड किया या प्रचारित किया। तो ये उपचुनाव अब कहें कि कोई भी राजनीतिक दल जो जीते हैं हारे हैं, वो अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं जीतने हारने के बाद अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कि जी लोकसभा के चुनाव नतीजों को विधानसभा से नहीं जोड़ा जाता, विधानसभा के जो चुनाव नतीजे आज आए हैं वो स्थानीय मुद्दों पे थे, उनको हम लोकसभा से नहीं देख सके। तो क्यों नहीं देख सकते? जब आप अपनी पीठ लोकसभा चुनाव के दौरान थपथपा रहे थे उत्तर प्रदेश में कि जो ये आज 11 सीटों पे जो चुनाव था इनमें से 10 भाजपा ने जीती थी, लीड किया था विधानसभा चुनाव में, तो आज इस बात पे इन्हें मानना होगा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर जो एक आपको मैजिकल ग्राउंड मिला था आफ्टर 90s, आज आप वो लूज कर गए 4 महीने बाद। तो इसकी सीधी सी बात है कि जो भाजपा लोकसभा चुनाव में एक सुशासन और एक अच्छी चीज़ों का विकास की बात लेकर आई थी, वो उत्तर प्रदेश चुनाव के टाइम में वहाँ पर आते ही लव जिहाद और किस तरह का सांप्रदायिक एजेंडा हमारे सामने आया। तो स्थानीय मुद्दों की बात है, आदमी सुरक्षित रहना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आखिरकार ये जरूर सामने उठकर आ रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में पार्टियां अपनी पीठ थपथपाती हैं तो विधानसभा चुनावों से क्यों किनारा कर लेते हैं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रंजीता मेहता जी हैं। रंजीता जी मीडिया प्रभारी हैं, वह हेडक्वार्टर इंचार्ज हैं कांग्रेस की। रंजीता जी, आप इन चुनावों को किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा मानना ये है कि जो ये नतीजे आए हैं ये राजनीति से ऊपर उठकर लोकतंत्र के लिए एक बहुत शुभ संकेत हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लोग
जीत पर हंकार चुके थे, चाहे वो बीजेपी के मोदी जी ले लीजिए, चाहे अमित शाह ले लीजिए, लोगों ने आज उसके ऊपर एक करारी मतलब तमाचा मारा है और उनको बताया है कि अगर आप अच्छा नेतृत्व नहीं देंगे, अच्छा विकास नहीं करेंगे, तो हम इस तरीके के जवाब देकर आपको सरकार से हटा भी सकते हैं। रंजीता जी, अगर बात करो इस समय जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव है और महाराष्ट्र में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकेत ये है, इससे पहले हरियाणा कांग्रेस में काफ़ी टूटन देखी गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एकजुटता देखी जा रही है और जो तमाम कहीं ना कहीं दिक्कतें थी कांग्रेस की खत्म होती दिख रही हैं और ऊपर से उपचुनाव के परिणाम भी कहीं ना कहीं आपको एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन चुनावों का असर कहीं ना कहीं इन प्रदेशों पर भी पड़ेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि जितने भी उपचुनाव रहे हैं ये मोदी जी की 100 दिन की सरकार के बाद के नतीजे हैं, क्योंकि लोगों को जो भ्रम दिखाए गए थे, जो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे, एक मीडिया के बीच में प्रचार करके पैसा खर्च करके जो लोगों को गुमराह किया गया था, तो उनकी आंखों के आगे से ये पर्दा धीरे धीरे उठता नजर आ रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस सरकार ही थी जो उनको विकास दे रही थी। जो मोदी सरकार है वो सिर्फ उसको फोटो स्टेट कॉपी करके आगे इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है और वो भी पूरी तरह से नहीं कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि हरियाणा में तीसरी बार हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को ये जवाब देगी, बताएगी कि हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही विकास कर सकती है और तीसरी बार भी हरियाणा में हुड्डा सरकार ही आएगी। तो राजीव गोदारा जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके की यहाँ पर हम बात ही कर रहे थे अभी कि अगर पार्टियां लोकसभा चुनाव में अपनी पीठ थपथपाती हैं तो विधानसभा चुनाव से कतराती क्यों है जिम्मेदारी लेने से? अभी तो आजकल हम देख रहे हैं कि जिम्मेदारी लेने से नहीं, चुनाव में जाने से भी पार्टी कतरा रही है, जो हारी है। अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भाग रही है चुनाव से, वो भी हमारे सामने है। और मुझे लगता है शायद ये पूरे देश में जो विधानसभा चुनाव में हो रहा है, उपचुनाव में, ये इसका संकेत है। ये कहना कि उपचुनाव का कोई असर नहीं होता, शायद कोई समय रहा होगा, नहीं होता होगा, एक दायरे में बात कर सकते हैं, परंतु जब आप उपचुनाव के नतीजों को अपना ग्राफ ऊपर बढ़ाने के लिए मीडिया प्रबंधन के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो काउंटर ब्लास्ट होगा तब भी असर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने मीडिया प्रबंधन के माध्यम से और अपने अडानी अंबानी के पैसे के माध्यम से लोकसभा में जो करामात कर पाई थी, वो कैसे हटती नजर आ रही, वो ये बताता है। इसके कुछ और संकेत भी मुझे लगता है बेहतर रूप में हम देख सकते हैं। इन्होंने कहा परिपक्वता मतदाताओं की, बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने। परिपक्व हो रहा है, मतदाता एक एक दिन का हिसाब मांग रहा है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पहली बार ये शुरू किया था जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी कि हर रोज हिसाब मांगा जाएगा, आपने क्या किया, 49 दिन में क्या वादे पूरे किए। अब शायद वो 100 दिन में वादे पूरे करने का हिसाब जनता मांग रही है। और वो हो ही गया कि इन्होंने मोदी को इतना बड़ा चीज बना दिया कि अगर पंचायत में भी कोई चीज काम होना है तो मोदी ही उसका इलाज है। एकमात्र इतना बड़ा उसको नाम बना दिया, जिसकी वजह से जो उचित बात नहीं है, परंतु अपेक्षा लोगों की वहां जाकर टिक गई। और जब अपेक्षा वहां टिकती है तब मुझे लगता है विधानसभा का उपचुनाव का नतीजा आने वाले चुनावों में पड़ता है। और अब मुझे लगता है कि हरियाणा जैसी जगह पर, जहां पहले ही टिकटों के बंटवारे के बाद हालत खराब हो रही थी, जिस तरह से एक हठ धर्मिता के नाते, एक अहंकार के नाते कुलदीप बिश्नोई को अलग कर दिया गया, शिवसेना से जो तनाव चल रहा था, या बादल को धमकाया जा रहा था कि हरियाणा में आप क्या करने जाएंगे, शायद भारतीय जनता पार्टी का सरकार में आने के बाद जो हट बढ़ा था, जो अहंकार बढ़ा था, जिसमें एक तरफा समाज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लव जिहाद जैसे नारे थे, सांप्रदायिक तनाव था, उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रास्ता बदलेगी, समझेगी और इस देश के मानस को समझेगी। अगर वो हुआ तो मुझे लगता है चुनावों पे क्या असर होगा वो कोई मैं नहीं कहता, परंतु भारतीय समाज की राजनीति के अंदर जो असर होगा वो बहुत गहरा असर हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो इस तरह का खेल करते हैं उनको इससे सबक लेना चाहिए। कौशिक जी, आपके पास आना चाहूँगा। बीजेपी कहीं ना कहीं हार यहाँ पर झेल रही है, तो सवाल भी यहाँ पर झेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर बीजेपी की सही मायने में हरियाणा में देखा जाए, जिस तरीके से टिकट आवंटन हुआ है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नाराज तो है बीजेपी से। रामविलास तक का विरोध हरियाणा में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुद उनके इलाके में उनका विरोध किया, कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर टिकट वितरण को लेकर भी हरियाणा में बीजेपी पर उठ रहे हैं। नहीं, ऐसा है, जब उम्मीद होती है कि हम सरकार में आने जा रहे हैं तो जो राजनीति में लोग सक्रिय रहते हैं उन नेताओं को ये लगता है कि मैं भी इस मौके में जो है टिकट मुझे मिले, तो उस कारण से वो थोड़ा बहुत जो टिकट तो हर क्षेत्र में किसी एक प्रत्याशी को मिलेगी, तो जो रह जाते हैं वो थोड़ा बहुत करते हैं प्रदर्शन, बाकी सब ऑल विल फॉल इन लाइन। और ऐसा हम देख भी रहे हैं, सब जगह सभी चीज़ें ठीक हो गई हैं और वो योग्यता के आधार पर ही टिकट आवंटन मेरिट के बेसिस पर हुआ है, प्रत्याशियों को दिया गया है। तो
तो उसमें कोई वो नहीं है। और हरियाणा में जो है हम 50 से 55 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ और हम नतीजे जल्दी ही आ जाएंगे, 1 महीने बाद नतीजे सामने विवेक जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बात आ रही है कि वंशवादी तरीके से टिकटें नहीं दी जाएंगी, उस पर रोक लगती है। कैलाश विजयवर्गीय ने अभी कल ही साफ किया है कि वंशवाद तरीके से ये लोगों की जागरूकता और परिपक्वता का, और जो इस देश में नारा चला है, जो एक नई तरह की राजनीति का चला है, उसका असर दिख रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा सब फॉल इन लाइन। अब पता नहीं क्या होगा, टिकटें बिकने का जब आरोप लगता हो तो फॉल इन लाइन तो अपने आप में अलग बात है। जी, इनका ये कहना है कि थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत में क्या अपने ही नेता को गली गली में चोर है, रामविलास चोर है, क्या ये नारे लगते हैं? क्या उनके ऊपर 1200 करोड़ का गमन लगता है? उसके बाद ये कहते हैं कि उनकी विनेबिलिटी के हिसाब से उनको टिकटें दी जा रही हैं, उनकी एबिलिटी के हिसाब से। तो क्या इनको ये लगता है कि 43 में से 10 कैंडिडेट जो हैं वो कांग्रेस और इनेलो पार्टी से टूट के इनके बीच में आए हैं? तो क्या इनको क्या लगता है कि जो इनके अपने कार्यकर्ता 25 साल 30 साल से के साथ जुड़े हुए थे, क्या वो इसके काबिल नहीं थे, या उनकी विनेबिलिटी नहीं थी? क्या इनकी बीजेपी पार्टी जो है धीरे धीरे घोड़ा जोड़ पार्टी बनती क्यों नजर आ रही है? कौशिक जी, तमाम ऐसे आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं कि इनके पास बाहरी विरोधियों को यहाँ पर टिकट से आरोप आना सामान्य बात है, वो आएंगे और इसकी कोई खास हमें परवाह करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ यदि विचारणीय होगी वो विचार किया जाता है। आलोचक को ध्यान देना चाहिए, जो आलोचना कर रहा है उस पर भी, अगर उसमें कुछ तथ्य हो तो वो देखना चाहिए। बाकी आज के जो आरोप हैं वो सारे के सारे निराधार हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है और वो सिस्टम से हुआ है। दूसरी चीज़, जहाँ तक एक मुद्दा सामने लाया गया, और जब वोटर उपचुनाव में वोट करने जाता है तो वो बहुत सारी स्थानीय चीज़ों को देखता है और उन पर वोट करता है। तो ऐसी चीज़ें कहीं नहीं, जो मोदी का या जादू नहीं चला, ऐसा इन नतीजों पर पहुंचना, मोदी के अपने लोकसभा क्षेत्र जो बनारस का रोहनिया चुनाव विधानसभा में आप हारे हैं, मतलब इसको कैसे देखेंगे? वो तो मोदी का अपना लोकसभा क्षेत्र है ना, इसको कैसे देखेंगे? अधीर जी कहीं ना कहीं मामला यहाँ पर गंभीर है, क्योंकि मोदी को अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं मोदी हर जगह चुनावों में टारगेट हो जाते हैं, मोदी के नाम की लहर के हर जगह चर्चा होती है और कहीं ना कहीं मोदी ही जिम्मेदार होते हैं। हालांकि स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका यहाँ पर काम करना भी लाजमी होता है। बिल्कुल। अब लोकसभा चुनाव मोदी जीत कर आए हैं, उसके बाद काम करना स्थानीय कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। अब जैसे राजीव जी ने बताया कि आज भी पंचायत के स्तर पर भी अगर कोई काम होना है या वार्ड के उस पर भी, तो मोदी का नाम लिया जाता है। अब मोदी साहब वहाँ आकर क्या करेंगे? काम तो कार्यकर्ताओं को करना है, मंडल स्तर पे करना है, जिला स्तर पे करना है, और आपकी जहाँ सरकारें हैं या नहीं हैं, ठीक है। अब बात आती मोदी पे क्यों बात आ रही है? भाई राष्ट्रीय स्तर पे जब आपने चुनाव मोदी के नाम पे जीता है, तो हार का जो ठीकरा है या बोझ है, वो भी कहीं ना कहीं फिर जब आप देश में या प्रदेश में आप पंचायत स्तर तक मोदी साहब को प्रोजेक्ट कर रहे हो, जबकि उनका काम राष्ट्रीय स्तर तक था, जब आप पंचायत स्तर तक उनको ले जा रहे हो, तो अगर हार का ठीक रहा तो चाहे फिर पंचायत चुनाव है, चाहे राज्य स्तरीय चुनाव है, या लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है, वहां आपको जिम्मेदारी फिर वहीं पहुंचेगी कि इस फेस कौन है हमारे पास, भाजपा के पास। विवेक जी, मुझे ये कहना है कि ठीक कह रहे हैं सब कि ये जो एक मात्र पैर पे खड़े होने का जो स्वभाव है कि मोदी एक हमारे पास है, अगर वो लड़खड़ाएगा तो सब लड़खड़ाएगा। और ऐसा क्यों है कि आप मोदी पे इतना डिपेंड कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास नई तरह की राजनीति की ना दशा है, ना दिशा है, ना विचार है। अब हरियाणा को देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सभी पार्टियों से लोग ले लिए, वापस चले गए, टिकटों का शोर हो गया। कोई एक बात तो बताएं कि ये मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, ये विचार की बात कर रहे हैं, कैसा हरियाणा बनाने की बात कर रहे हैं। आज हरियाणा में आप प्रचार कर रहे हैं कि हमारी मोदी लहर आज भी है, इसलिए हम जीतेंगे। अगर आप दावा ये कर रहे हैं तो कल को आप कहेंगे विधानसभा में हार गए, इसमें मोदी लहर का क्या असर हुआ? आप जिस बात पे खड़े हैं, अगर वो हार हुई तो उसी बात का तो जाएगा ना। आपके पास क्योंकि ना विचार है, ना नीति है, ना समझ है, और ना ही वो सपना है। आपके पास सपना समाज को बांटने का है, उसको लोगों ने देख लिया, उसको पहचान लिया, परिपक्व मतदाता है। इसलिए वो सारी चीजें जो मोदी के सहारे करना चाहते हैं, एक मीडिया प्रबंधन और एक लहर के नाते जीतना चाहते हैं, लोग उसको पहचान रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। अब हमें ना इनसे ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। मोदी के बाद छोड़ेगी हो ये रहा है कि 100 दिन में जनता ने देखा है कि ऐसा स्तर आ गया है कि महंगाई की दर 5 साल में सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गई है। हमारे हरियाणा में ये महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल का आंकड़े बता रहे हैं। और
पेट्रोल के सबका दाम रेट बढ़ा है। 3-4 बार कम हुए हैं। डीजल के दाम पहली बार 7 साल में कम होने ये तो जा कहते रहे हैं हैं। कट्टी गुड़ भरनी पड़ेगी, अच्छे सुंदर नहीं बात है माने ना, हैं तो। गुजरात में पहली बार हारे हैं। गुजरात में पहली बार हार के लोगों ने एक इनकी चीज़- पोलराइजेशन एक चीज़ की जो बिल्कुल नीति थी साफ उसको है नकार कि दिया है। कागजों में जो हम इन्फ्लेशन देखते हैं कि मुद्रास्फीति की दर या हमारी महंगाई दर गिर रही है या ये चीज़ बढ़ रही है, तो जब मेरी जेब से कुछ पैसे निकल रहे हैं कि आज भी मुझे कहा गया था 4 महीने पहले, 3-4 महीने हमारा प्रचार चला, भ्रष्टाचार हमारे पास मुद्दा था, मान लेते हैं कांग्रेस का, कई चीज़ें थी, लेकिन कहा गया था सुशासन, महंगाई नहीं होगी, लेकिन महंगाई कहाँ पहुँच गई? टमाटर आलू जैसी चीज़ें वो कंट्रोल में नहीं कर पाए हम, तो झेलना पड़ेगा हमें। 3 चुनाव हमारे पास बाई इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद। उत्तराखंड की 3 सीटें आप हार गए, उसके बाद आप बिहार गए, वहाँ हारे हैं, उसके बाद अब ये नतीजे आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में जनता को एक विश्वास दिलाया था कि हम सुशासन पे लड़ेंगे, आपको विकास देंगे, महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, तो उन पे आए, ना कि लव जिहाद। जबकि आपके गृह मंत्री जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हैं, जहां पिछले 1.5 महीने से लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, बड़े आराम से कहते हैं कि लव जिहाद मुझे पता ही नहीं है। तो किसको गुमराह कर रहे हैं? जनता वाकई में बहुत मैच्योर है। सुंदर बात ये सर, पूरे उत्तर भारत में ये हो रहा है, दक्षिण भारत में पहले नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, जहां पूरी ताकत थी, गुजरात से लेके राजस्थान होते हुए यूपी और बिहार में जीती थी, सब जगह हार रहे हैं, उत्तराखंड में हार रहे हैं। ये अपने आप में आखिर हो क्यों रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की बजाय कि हमें परवाह नहीं है, यही अहंकार है जिसका जवाब जनता ने दिया है। मेरा इन साथियों से एक निवेदन है कि उस अहंकार को छोड़कर आगे बढ़े। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस समय की जो परिस्थिति है, पिछले चुनावों की परिस्थिति है, अब कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में इस परिस्थिति को क्या मानकर चल रही है? संक्षेप में 2 लाइनों में जाना। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोग हैं, जनता है, उन्होंने बीजेपी सरकार की जो सांप्रदायिकता की राजनीति थी उसको टोटली निकाल दिया है और उन्होंने उनको बता दिया है कि वो सिर्फ विकास की राजनीति चाहते हैं। और हरियाणा में विकास की राजनीति सिर्फ कांग्रेस सरकार करती आई है, जिसने पिछले 10 सालों में कांग्रेस सरकार ने हरियाणा को नंबर 12 से उठाकर नंबर 1 पर ला दिया है, अपने आंकड़ों के हिसाब से लगाया, चाहे वो प्रति व्यक्ति आए हैं। चलिए, तमाम मेहमानों का चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।